जय हिंद दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya Se APSC. Today in this video we are going to discuss about how to read NCERTs or how to read reference books, how to start. Actually this video I am making for the new aspirants, those who are going to start their studies for the UPSC or any kind of competitive exam, or even I can say that if any student of 10th or 12th or any graduation student, so how to read any kind of book that should have a proper strategy. तो हर एक कोई भी किताब पढ़ने से पहले हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसमें हमने रीडिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी बार रीडिंग करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए, अंडरलाइन कैसे करने हैं, नोट्स कैसे निकालने हैं. So all these things I am going to discuss in this video. This is the very basic question of every aspirant of any competitive exams. So on the basis of your voting in our Telegram group Shaurya CAPSC, that I have asked all the candidates that on which topic do you want a next video. So almost 70 to 80% votes are in favor of how to read NCERTs or any reference books. So that's why in this video आई एम डिलीवरिंग माई एक्सपीरियंस ओनली. क्या है ना, काफ़ी गलतियां हम करते हैं और मैंने काफ़ी गलतियां की है. अब मैं वीडियो के आगे शेयर करूंगा ही कि कौन सी गलतियां मेरे से हुई है कि जो पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत बाद में पता चली कि अरे ये तो डिजास्टर कर दिया मैंने. सो यही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस है, तो उसको एक कंसोलिडेट करके आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ. होप आपको ये अच्छी लगेगी. प्रॉपर स्ट्रेटेजी के लिए हाउ टू रीड एनसीईआरटीज और एनी रेफरेंस बुक, वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई और वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए या किसी भी कंसेप्ट का या टॉपिक का गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मोटिवेट कर सकते हो. शौर्य CAPSC नाम से टेलीग्राम ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है एस्पिरेंट्स के लिए, जहां मैं फ्री आंसर इवेल्युएशन करता हूं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. वहां मैं मेरे खुद के नोट्स भी शेयर करता हूं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन, हाउ टू रीड एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स. So let's start our discussion, how to read NCERTs or any reference book. So friends, the first point is you have to read all the NCERTs, that is 5th to 12th standard for the basics. As it is मतलब ये काफ़ी कन्फ्यूजन है एस्पिरेंट्स में कि NCERTs पूरी पढ़नी चाहिए या सिर्फ 8 to 12th पढ़े या सिर्फ 11 12th की पढ़े. सो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मेरे जैसे वर्नेकुलर लैंग्वेज में जिन्होंने अपने एजुकेशन किया है और जिनका एजुकेशन स्टेट बोर्ड में हुआ है, सो आई वुड सजेस्ट दे मस्ट रीड ऑल द एनसीईआरटीज फ्रॉम 5th to 12th फॉर द बेसिक्स. एंड द लैंग्वेज इट डिपेंड्स ऑन यू. if you want to appear an exam in Hindi or any local language or English language, so NCERTs are available in Hindi and English, so it depends on your choice. So we have to read all the NCERTs 5th to 12th standards for any competitive exams, mainly for the UPSC examinations. Next thing, the second point is that I have classified the reading in 6 stages. क्या है ना दोस्तों कि मैंने जब रीडिंग शुरू किया था तब मुझे ये कोई मतलब किसी ने बताया नहीं था कि NCERT से यानी रेफरेंस बुक कैसे पढ़ते हैं. तो ये अब जो मेरे 3 साल की जो मैंने पढ़ाई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो उसमें से इवॉल्व होके आई है ये जो स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ. और जो गलतियाँ मैंने की नहीं है, वो गलतियाँ आपने जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आपसे ना हो, यही मेरी कोशिश रहेगी. इसलिए ये मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे होती है ये मैंने डिज़ाइन की हुई है. सो ये 6 स्टेजेस में मैंने डिवाइड किया है. सो फर्स्ट स्टेज इज़ गो थ्रू द ओवरव्यू करना है हमें, फर्स्ट टू लास्ट पेज. क्या करना है, सपोज आपने कोई NCERTs ली, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की आपने NCERT ली है, तो आपको फर्स्ट पेज से लेके तो लास्ट तक उसको बस ओवरव्यू करना है. जस्ट उसके पेजेस पलटना है कि उस पेजेस में क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन योर इंडेक्स. तो इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है. सो फर्स्ट चैप्टर में ये है, सेकंड चैप्टर का हेडिंग ये है, थर्ड चैप्टर का हेडिंग ये है,
तो उससे हमें पता चलता है कि सीक्वेंस कैसे जा रही है। फॉर एग्जांपल सपोज अब मेरे पास स्पेक्ट्रम की बुक है, तो स्पेक्ट्रम की बुक में मैं ये देखता हूँ कि कंटेंट्स अगर यूनिट 1 है तो उसमें है सोर्सेस एंड अप्रोचेस। तो चैप्टर 1 में है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उसमें कौन से सोर्सेस है ये हमें पता चला। उसके बाद है कि मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि हिस्ट्री को देखने के लिए अलग अलग अप्रोचेस क्या क्या है। उसके बाद आता है यूनिट 2, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो इससे पता चलता है कि जैसे हिस्ट्री आगे जा रही है तो यूरोपियंस कैसे आए और हाउ दे कंसोलिडेटेड देयर पावर इन इंडिया। देन चैप्टर 3 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देन पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, ये है। उसके बाद चैप्टर 4 है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देन राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स मूवमेंट। सो ये बताने का पीछे ये रीज़न है कि आपको ओवरव्यू करना है जस्ट कि एक ये बुक में क्या दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकली क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, बस ये गो थ्रू आपको करना है, जस्ट ओवरव्यू करना है फर्स्ट रीडिंग में। अब नेक्स्ट करना क्या है, मतलब जब सेकंड रीडिंग करोगे, देखो ये फर्स्ट रीडिंग के लिए आपके लिए पूरा दिन या 2-3 दिन लगेंगे ऐसा नहीं है, आप वो कुछ घंटों में आप उसको ख़त्म कर सकते हो। सेकंड रीडिंग क्या करनी है, फर्स्ट टू लास्ट हमें स्टार्ट करना है। अगर तो सेकंड रीडिंग करने के लिए ये देखो यहाँ मैंने लिखा है सेकंड रीडिंग ओनली रीडिंग विदाउट एनी पेन और पेंसिल। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो मैंने गलती की है, देखो मैं आपको गलती दिखाता हूँ कि मैंने क्या गलती की है। सी दिस पिक्चर, जब मैंने स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी शुरुआत में, मुझे पता ही नहीं था कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। जस्ट मैंने पेन लिया, ब्लू पेन लिया हाथ में और पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने कर लिया अंडरलाइन। देखो अरब हैड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा था तो मैंने अंडरलाइन कर दी। उसके बाद देखो मतलब सारे ब्लू 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 मैंने अंडरलाइन करके रखी हैं। जब मैंने सेकंड रीडिंग की तब मुझे पता चला कि अरे यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने अब देखो इन 1453 मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया, अरब्स मुस्लिम इंटरमीडिएट, सो मैंने ये कीवर्ड्स ये लाल पेन से मैंने हाईलाइट किए, तब मुझे पता चला कि यार इंपॉर्टेंट तो यही है, मैंने ब्लू में फालतू में अंडरलाइन की थी। उसके बाद थर्ड रीडिंग में मुझे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्या क्या था, तो मैंने जो हाईलाइटर है उससे हाईलाइट किया। तो आप एक बार देखो कि ये किताब मतलब कितना घटिया मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका रूप है, तो ये गलती नहीं करनी है हमने। अब देखो नेक्स्ट फ़ोटो अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अब ये हो गई चीज़, ये देखो प्रॉपर ये रीडिंग की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए ये है। अब ये फ्रेश बुक है मेरे फ्रेंड की, तो उसे मैंने देखा है कि हमें क्या करना है कि फर्स्ट रीडिंग मैंने कर ली है, उसके बाद मैंने पेंसिल ली है और पेंसिल से अंडरलाइन की है, वो भी कीवर्ड्स ओनली। तो चलते हैं हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर पहले। तो जो सेकंड थिंग जो मैंने बताई थी, रीडिंग विदाउट एनी पेन और पेंसिल। सो आपको फर्स्ट रीडिंग जस्ट करना है कि पढ़ते जाना है कि अरे हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, सारा कुछ पढ़ना है, बस कुछ अंडरलाइन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। जब आप थर्ड रीडिंग करते हो तब आपको पेंसिल हाथ में लेनी है, पेन और हाइलाइटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल लेनी है। एक्चुअली होता क्या है, ये मोस्टली इंजीनियर्स और मेडिकल फील्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी आदत होती है कि पढ़ते समय अंडरलाइन करते जाओ, मतलब घिसते जाओ, जो कुछ है वो उसको अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये लॉन्ग प्रोसेस है और एनसीईआरटीज़ हमें कम से कम 4 से बार पढ़नी है फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। अगर इनकेस दुर्भाग्य से हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता नहीं है तो सेकंड अटैम्प्ट में फिर से हमें पढ़नी है, तो इसलिए उसको ऐसे ही पढ़ो कि वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो। तो थर्ड रीडिंग के टाइम आपको पेंसिल हाथ में लेनी है और अंडरलाइन ओनली कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, जस्ट कीवर्ड्स ही आपको अंडरलाइन करने हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गए या किसी के नाम हो गए या ईयर हो गया, तो ये हमें अंडरलाइन करने हैं। तो थर्ड रीडिंग में सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ रीडिंग। अगर फोर्थ रीडिंग के टाइम रीड विथ इरेजर। अब ये इरेजर क्यों, तो ये इरेजर इसलिए क्योंकि जो हमने रीडिंग की है लास्ट टाइम, तो उसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी जो हमने इरेलीवेंट होगी या हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होगी, वो इरेलीवेंट है, तो हमने वो भी अंडरलाइन किया होगा।
तो ये रीडिंग के टाइम हमने इरेजर यूज़ करना है, जो इरेलीवेंट थिंग है उसको रब करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे हमसे छूट गई थी उसको हमें अंडरलाइन करना है. सो रीड विथ इरेजर, रब द इरेलीवेंट अंडरलाइंस एंड डू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट थिंग्स. Now, moving towards next reading, that fifth reading, the final reading of the underlined things. अब ये देखो, जो लास्ट फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट है, जो इरेलीवेंट है वो तो हमने इरेज कर दिया था, और जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट था वो भी हमने किया था. उसके बाद हमने लास्ट में जो सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है उसको हमें रीड करना है. तो ये हो गया 5 बार NCERT की रीडिंग. तो लास्ट में है सिक्स्थ, मेक नोट्स ऑफ देम. तो जो ये अंडरलाइन किए वर्ड्स है उसके हमारे नोट्स निकालने हैं. तो मतलब कैंडिडेट्स पूछते हैं कि नोट्स कब निकाले, कैसे निकाले. तो ये अगर आपने 3-4 बार उसको रीडिंग किया हुआ है, 5वीं बार आपने फाइनल रीडिंग की है, उसके बाद ही आप उसके नोट्स निकाल सकते हो. पर नोट्स निकालने से पहले इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा और वीडियो बनाऊँगा. शॉर्ट में आप यही देख लो कि नोट्स बनाने से पहले हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हमें सॉल्व करना है. एमसीक्यू सॉरी, जो चैप्टर्स होते हैं, अपना सपोज NCERT का एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है, उनको सॉल्व करना है. कोई NCERT बेस्ड MCQs है उसको हमें सॉल्व करना है. तब जाके हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, एंड विच थिंग्स वी हैव टू टेक आउट एज आवर नोट्स. तो ये चीज़ें हैं, ये हमें 5th रीडिंग के टाइम करनी है, जब फाइनल रीडिंग हम करेंगे तब. सो प्रायर टू नोट मेकिंग हियर आई हैव रिटन सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स. इट इज़ अ वेरी मस्ट. तभी हमें पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ UPSC और SSC और एनी स्टेट PCS. डेली आंसर राइटिंग और MCQ सॉल्विंग इज़ मस्ट. अगर आप ये चीज़ करते हो तभी आप मेकिंग नोट्स डज मेक सेंस, तभी आप नोट्स निकाल दो दोस्तों. तो ये हो गया एनी बुक, आप जो भी किताब पढ़ते हो ये उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट में सिर्फ ओवरव्यू लेना है. सेकंड थिंग, रीडिंग विदाउट एनी पेन और पेंसिल. थर्ड रीडिंग, रीड विथ पेंसिल एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ओनली. फोर्थ रीडिंग, रीड विथ इरेजर, रब द ऑल irrelevant underlines and facts that you have highlighted and do underline the important things only. लास्ट रीडिंग इज़ द फाइनल रीडिंग ऑफ अंडरलाइन थिंग्स. ये जो फाइनल रीडिंग ऑफ अंडरलाइन थिंग्स है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पहले हमें करना है. और अगर आपके पास टाइम है तो आपको इसको ही नोट्स बनाओ और एग्ज़ाम के पहले वो नोट्स को आपको रिवाइज करना है. सो ये कुछ गाइडलाइंस है. डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ पेन और हाईलाइटर. देखो दोस्तों, मतलब वो बुक है और वो बुक हमारे मतलब एक सोर्स है अपने लाइफ बनाने का, तो उसको बिल्कुल गंदा मत कीजिए. पेन और हाइलाइटर से किताब बहुत गंदी होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया. तो प्लीज़ ऐसा मत करो. पेंसिल रखो. पेंसिल भी आप HB या मतलब ज़्यादा डार्क वाली पेंसिल नहीं, बिल्कुल जो फेंट चलती है उसको ही उसी पेंसिल को आप यूज़ करो. डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट और सेकंड रीडिंग. अब ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों नहीं करना चाहिए. अगर आप फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में ही आप करते हो तो हमें पता ही नहीं है कि रिलेवेंट थिंग कौन सी है. हम सब चीज़ों को अंडरलाइन करते जाते हैं और उसके ही नोट्स बनाते हैं. तो 100 पेजेस की किताब है और उसके नोट्स निकलते हैं 50 और 60 पेजेस के. तो ये नोट्स नहीं है दोस्तों, ये एक दूसरी किताब ही हो गई. तो इसलिए नोट्स हमारे अगर 100 पेजेस की किताब है तो हमारे नोट्स हार्डली 10 से 12 या मैक्सिमम 15 पेजेस के होने चाहिए, जो कि लास्ट अंडरलाइन जो कीवर्ड्स और स्टेटमेंट्स है उनके ही नोट्स होंगे वो. इसलिए डोंट स्टार्ट मेकिंग नोट्स इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट और सेकंड रीडिंग. नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ रेफरेंस बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम एंड M. लक्ष्मीकांत. देखो दोस्तों, मैंने काफ़ी देखा है कि लोग एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत क्या है, ये ऑलरेडी NCERTs और अदर रेफरेंस बुक जो बल्कि बुक्स है उनका एक समरी है. यही एक रेफरेंस, इसलिए ये वो समरी है. अगर हम उसके ही नोट्स बनाने लगे तो फिर क्या मतलब हो गया. अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप एक काम कर सकते हो. हाउएवर यू कैन मेक डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और पाई चार्ट्स एक्सेट्रा. अगर सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और उसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आप चार्ट बना सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये हो गए तो उसके चार्ट्स कैसे कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज क्या क्या है, लाइक ऐसे. तो इसका आप चार्ट बना सकते हो. वैसे ही हिस्ट्री में आप उसके फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हो, तो क्रोनोलॉजिकल डायग्राम. तो ये डायग्राम वगैरह आप बना सकते हो. पर ये किताबों की नोट्स मेकिंग मुझे तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी मतलब कैसे भी क्वेश्चन, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर नोट मेकिंग में हमसे ऐसी कोई चीज़ छूट गई तो वो काफ़ी मतलब बुरा होगा. इसलिए इसके नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है.
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कीप डिक्शनरी विथ यू। एक्चुअली क्या है ना, जो लोकल लैंग्वेजेस में है और दोज हु आर फेसिंग वेरी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश, सो यू हैव टू कीप डिक्शनरी विथ यू। अब मोबाइल में भी काफ़ी डिक्शनरीज एप्लीकेशंस आते हैं, लाइक मेरी मराठी टू इंग्लिश डिक्शनरी थी, तो वैसे आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ऐसे डिक्शनरी आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। या तो आपके पास हार्ड कॉपी होगी कोई भी ऑक्सफोर्ड की या नवनीत की ऐसे एनसीईआरटीज़ होंगी, तो वो आपके साथ में ही रखनी है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनसीईआरटीज़ या रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं वो, तो आपको वो डिक्शनरी मस्ट है फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के टाइम। जब तब आप एक आपकी सेपरेट डायरी बना सकते हो। जैसे कि मैंने हाउ टू इम्प्रूव और इंग्लिश फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। उसमें भी मेरा बहुत प्रैक्टिकल जो मैंने चीज़ की हुई है उसमें मैंने वो बताई हुई है। जहाँ की मैंने शुरुआत में मुझे 6 घंटे लगते थे इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ आर्टिकल पेज पढ़ने के लिए, वो आज मैं सिर्फ आधे या पौन घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में वो कवर कर लेता हूँ। तो वो कैसे हो पाया उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ वो आप ज़रूर देखिए। तो कीप डिक्शनरी विथ यू while first and second reading, make separate diary, note down that words and its meaning। और आप ये भी कर सकते हो कि जो बुक है आपके पास उसी बुक में आप साइड में कई तो उसके मीनिंग आप लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज यूज़ विकीपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, अर्थपीडिया, यूट्यूब और एनी इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दोस्तों होता ही है, मोस्टली ज्योग्राफी के कंसेप्ट में होगा या इकोनॉमिक्स के लिए होगा, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कंसेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी में या रेफरेंस बुक में, उससे मतलब इतना हमें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आप ज़रूर विकीपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया या यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। और एनी इंस्टीट्यूट, काफ़ी इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी वो कंसेप्ट क्लियर किए होते, तो आप उसको बस गूगल करो और वो कंसेप्ट देख लो। आप बिना कंसेप्ट क्लियर किए बिना आप आगे जाना मतलब डिज़ास्टर होगा दोस्तों। ऑलवेज बी कंसेप्ट क्लियर योर्स। सो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने, तभी हम आगे जा सकते हैं। The next point is very 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 important, that you must internalize the things that you are reading। इंटरनलाइजेशन दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है? चीज़ों को समझना, डाइजेस्ट करना। की इट इज़ अ की ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। यस दोस्तों, अगर आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो, अगर वो आपको बिना समझे आप डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये उड़ाने वाली बात नहीं करनी है दोस्तों। जो कुछ आप पढ़ोगे वो बिल्कुल मन लगा के पढ़ोगे, उसको इंटरनलाइज करोगे। इंटरनलाइज का एक बहुत अच्छा उसका वर्ड है कि आत्मसात करना, मतलब मराठी वर्ड है आत्मसात करने। तो ये इंटरनलाइज मतलब एक अंदर हमें डाइजेस्ट करनी है, चीज़ें समझना है। डोंट जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड अप्लाई द कंसेप्ट इन आवर आंसर्स while solving the MCQs or while writing any descriptive answer, that you have to use that concepts in your answers। And the last and most important point is revision। It is the game changer of any competitive exam दोस्तों। अगर आपने NCERTs पढ़ी है या आपने लास्ट तक जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की है, आपने नोट्स भी बनाए, पर अगर वो नोट्स के आपने फ्रीक्वेंटली रिवीजन नहीं की, तो दोस्तों उस नोट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे। मतलब हम तो इतने IQ वाले माइंड अपने है नहीं, अगर कोई है तो आई अप्रिसिएट देयर ग्रास्पिंग पावर, बट जो मेरे जैसे साधारण विद्यार्थी है तो मेरी बिल्कुल भी ग्रास्पिंग पावर इतनी नहीं है रिवीजन करने की, मुझे बहुत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो नोट्स है अपने उसको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते जाओ। हर एक महीने आपने हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक और एनी चैप्टर और एनी बुक, अगर आपने नया टॉपिक शुरू करना है तो जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ो। नया चैप्टर शुरू करना है तो लास्ट चैप्टर जो था उसके नोट्स पढ़ो। या नई बुक शुरू करनी है तो पहले जो बुक हमने ख़त्म की है उसको पहले उसके नोट्स पहले पढ़ो। तो यही है दोस्तों। सो आई हैव कवर्ड द स्टेजेस ऑफ द रीडिंग एनी NCERT और रेफरेंस बुक। तो आप इस तरह से आप अपनी किताब को पढ़ोगे दोस्तों, तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर रीडिंग दैट बुक। while solving any MCQ or writing any descriptive answer, you will feel that confidence, yes, कि मैंने अच्छे से किया था, मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, काफ़ी बार पढ़ा है, मैंने रिवीजन भी की है, मैंने चीज़ों को इंटरनलाइज भी किया है, कंसेप्ट क्लियर है मेरे। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है, लगने दो। आज टाइम लगता है, लगने दो, क्योंकि आगे वाला टाइम सिर्फ अपना ही होगा। तो आई एम श्योर दैट यू हैव
get some knowledge about how to read NCERTs, all about these things. So practice दिस स्ट्रैटेजी. अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो. कोई और स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है तो उसको आप इसके साथ मॉडिफाई करके कंपोजिटली आप पढ़ सकते हो. सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो शौर्य CAPF टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. दोस्तों, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ मैंने लॉन्च की हुई है. 2 टेस्ट ऑलरेडी हुए हैं. आप सिंगल टेस्ट के लिए भी एनरोल कर सकते हो. उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो 7249060414 सॉरी. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. जय हिंद,